नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने आज हैदराबाद में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा तक पहुंच को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 14 अप्रैल को पुण्यतिथि 6 दिसंबर को संविधान दिवस न मनाकर बीआर अम्बेडकर का अपमान किया है। केटीआर ने कहा है कि आपको बीआरएस पार्टी और केसीआर से दिक्कत हो सकती है। हालांकि प्रतिमा और उसके आसपास के संग्रहालय पर ताला लगा दिया गया है। केटीआर ने टिप्पणी की है कि प्रतिमा के पास सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने पर खर्च की गई राशि का उपयोग बीआर अम्बेडकर के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा सकता था। क्या ये बेहतर नहीं होगा? क्या आपको या आपकी सरकार को ये समझ नहीं कि बीआर अम्बेडकर जैसे नेता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? आप भारत रत्न और विश्व प्रसिद्ध नेता का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल हिंसा पर डीएनए वाले बयान पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर सीएम प्रति का हमला किया है और उनके बयान को बेतुका करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि योगी ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बेतुकी बातें की हैं। ओवैसी ने योगी के बयान को भाजपा की प्रायोजित राजनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों को मंदिर में बदलने के मुद्दे भाजपा द्वारा जानबूझकर उठाए जाते हैं ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि योगी ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बातें की हैं। किसी भी अल्पसंख्यक को कहीं भी सताया नहीं जाना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है? या फिर उनका मतलब ये है कि यहाँ के मुसलमानों के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? अगर उन्हें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देते? वो भारत में क्या कर रही हैं? तेलंगाना बीसी कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना में राजनीतिक दल के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से जोरदार अपील की है और उनसे चल रहे व्यापक परिवार सर्वे में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य राज्य भर के परिवारों से विस्तृत सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा करना है, जो प्रभावी शासन और लाचित कल्याण योजना के लिए आवश्यक है। प्रभाकर ने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वे की सफलता सभी राजनीतिक हितधारकों के सहयोग पर निर्भर करती है, चाहे उनकी पार्टी संबद्धता कुछ भी हो। अपने बयान में मंत्री ने भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा है कि बीआरएस पार्टी द्वारा किए गए पिछले सर्वे के दौरान विपक्षी नेताओं ने भी बहुमूल्य जानकारी दी थी। भाजपा की राज्य इकाई ने पुष्टि की है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 7 दिसंबर को हैदराबाद के संगरूर नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाली एक जनसभा में मुख्य अतिथि होंगे। जनसभा का उद्देश्य कांग्रेस सरकार पर सत्ता में 1 साल के दौरान चुनाव पूर्व गारंटियों को पूरा करने में कथित विफलता का आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी जनसभा के लिए किए जा रहे इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि कांग्रेस सरकार को घेरने की भाजपा की रणनीति के तहत किशन ने हाल ही में एक आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें कांग्रेस सरकार की कथित कमियों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें उस पर 6 प्रमुख गारंटियों और अन्य वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित किया है और राज्य में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 35% वोट शेयर हासिल किया है और 8 सीटें जीती, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीआरएस एक भी सीट जीतने में विफल रही है। भाजपा आगामी स्थानीय निकाय और एमएलसी चुनाव में अपनी बढ़त को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भाजपा को राज्य में सदस्यता अभियान के रूप में भी बढ़ावा मिला है, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 37 लाख को पार कर गई है। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की कि अब से राज्य भर में फिल्मों के लिए स्क्रीनिंग बंद हो जाएगी। निर्णय घोषणा करते हुए तेलंगाना सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि हम आगे से तेलंगाना में किसी भी लाभकारी शो के लिए अनुमति नहीं देंगे। फिल्म उद्योग को विनियमित करने और ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्णय आवश्यक है। फिल्मों के लिए लाभकारी शो पर प्रतिबंध लगाने के तेलंगाना सरकार के फैसले को जनता से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने फैसले का समर्थन किया और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की प्रशंसा की है। दूसरी ओर फिल्म उद्योग के लोगों और प्रशंसकों ने प्रमुख फिल्मों के प्रचार पर प्रतिबंध के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। लाभकारी शो पर प्रतिबंध से फिल्म उद्योग पर असर पड़ने की उम्मीद है, खासकर फिल्म निर्माता और प्रशंसक समूह जो परंपरागत रूप से फिल्मों को बढ़ावा देने और उत्साह पैदा करने के लिए इन आयोजनों पर भरोसा करते हैं। बीआरएस के कई नेताओं को आज घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वो हैदराबाद के नेकलेस रोड पर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। बीआरएस नेताओं ने 125 फुट ऊंची डॉक्टर बीआर अम्बेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन की योजना बनाई थी। टी हरीश राव, के कविता, वेमुला प्रशांत रेड्डी, केपी विवेकानंद, शंबीपुर राजू, पड्डी कौशिक रेड्डी, डॉक्टर के संजय और
आरएस परवीन कुमार सहित वरिष्ठ विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है। कल बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना सरकार द्वारा अपने नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस द्वारा किए गए कथित संवैधानिक उल्लंघनों की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। तेलंगाना भवन में बीआरएस राज्य में भी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां बीआरएस विधायक, एमएलसी, सांसद, निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता विरोध स्थल पर जाने से पहले इकट्ठा होने वाले थे। आज बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की बरसी को देखते हुए शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा और पुलिस गोलीबारी और अजमेर दरगाह के घटनाक्रम सहित हाल की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हैदराबाद के उच्च अधिकारियों ने दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पूर्व क्षेत्र की पुलिस को दोपहर में हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया था। सुरक्षा कड़ी करने के लिए हैदराबाद के चार मीनार पर सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्पेशल फोर्स, क्विक रिस्पांस टीम, सिटी रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स, सिटी आर्म रिजर्व और स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया था। आज नमाज के दौरान मक्का मस्जिद में बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद थी। किसी भी उपद्रवी व्यक्ति की पहचान करने के लिए जो भीड़ में शामिल हो सकता है और उन्हें भड़का सकता है। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी मस्जिद में मौजूद रहे। सैदाबाद पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए और अतिरिक्त अधिकारी तैनात किए गए थे। हैदराबाद की एक अदालत ने एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में बीआरएस के विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी को जमानत दे दी है। कौशिक रेड्डी को गुरुवार देर रात नागोले में उनके आवास पर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और आरोपी को 2 जमानतदारों की व्यवस्था करने को कहा। चूँकि विधायक के खिलाफ लगाई गई धाराओं में 7 साल से कम कैद की सजा का प्रावधान है, इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। न्यायाधीश ने हुजूराबाद विधायक को अपराध दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी है। कौशिक रेड्डी को भारी ड्रामे के बीच हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। कौशिक रेड्डी के एसएचओ से तीखी बहस हुई और उन्होंने उनसे कहा कि जब कोई विधायक पुलिस स्टेशन आता है तो उसे ठीक से रिसीव करना एसएचओ का काम है। उन्हें पुलिस अधिकारियों को धमकी देते हुए सुना गया था। विधायक के समर्थकों ने थानेदार की गाड़ी रोकी और नारेबाजी की। एसएचओ वापस आए और विधायक से शिकायत की। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि दुबे और पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही और सोरोस लिंक जैसे गंभीर और झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 5 तारीख को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एलओपी राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं। ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये मुद्दा गंभीर है, देश की एकता और संप्रभुता का मुद्दा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया ने इसका कुछ खुलासा किया है। राहुल गांधी भी जॉर्ज से मिले हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को साउथ मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं उनके साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार को भी डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है, मेरे मित्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हें ये अवसर 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो अवसर चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है उसका उपयोग आप इस राज्य के लिए, यहाँ के मराठी लोगों, मराठी भाषा और संस्कृति के लिए करेंगे। कर्नाटक में बेल्लारी के जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में हुई 5 महिलाओं की मौत के मामले पर एक तरफ बीजेपी ने लोकायुक्त से शिकायत की है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले पर आज कर्नाटक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम सिद्धरमैया ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि हमारी सरकार में ऐसी किसी भी चीज की इजाजत नहीं है जो इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक हो। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बेल्लारी अस्पताल में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 5 हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी प्रसूति वार्ड में मौत के मामले पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि ऐसा केस में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया और ये भी कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा है कि हम इस मामले में पहले ही दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। बेल्लारी जिला अस्पताल में 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच 34 सिजेरियन डिलीवरी के मामले सामने आए थे, जिनमें से 7 मामलों में पाया गया कि ऑपरेशन जटिल थे और उनमें से 4 और फिर 1 और मौत हो गई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे नहीं इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।